स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। दूसरे चरण की 88 लोकसभा सीटों पर कुल 1206 प्रत्याशी मैदान में हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा। तो वहीं यूपी की भी 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद से राष्ट्रीय निर्माण पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार से खास बातचीत की, तो उनका क्या कुछ कहना है आइए दिखाते हैं। राजनीति में काम करने का मेरा मन था, पर जिस समय मैं सर्विस में था मैं पूरी तरह सर्विस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। राजनीति का एक वो रूप है जिसमें हम कहते हैं कि जी हम ये रोड बना देंगे, वो कर देंगे, हमने ये बुलेट ट्रेन चला दी। ये एक प्रोजेक्शन होता है अपना। लीडरशिप अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती है, परंतु उसके पीछे जो आम आदमी है उसकी समस्या यदि न सुनी जाए और उसे पैसा देना पड़े, उसकी तरफ आप ध्यान न दें, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा जन्म स्थान अनूप शहर के निकट है। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव है जो अनूप शहर के बहुत निकट पड़ता है, डुप्टा कला गांव है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी अनूप शहर में हुई। इसके बाद मेरी अनेक स्थानों पर, जैसे हरियाणा में झज्जर में, और उसके बाद हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी, वहाँ पर मेरी शिक्षा हुई। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वहाँ से मैंने पीएचडी की थी। और पीएचडी करते हुए ही मैंने यूपीएससी की तैयारी वहीं से चालू की थी। वहाँ पीएचडी करते हुए एक तरफ पीएचडी की, साथ में इसकी तैयारी की, और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। 1981 बैच है मेरा, मध्य प्रदेश कैडर रहा है। मध्य प्रदेश में इनिशियली मैंने लगभग 10 जिलों में पुलिस कप्तान के रूप में अपनी सेवाएं दी है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ग्वालियर, भोपाल, ये सारे जिले उसमें सम्मिलित हैं, जो कि काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं। वहाँ चंबल क्षेत्र में आप जानते हो कि वो उस समय डकैतों की समस्या रहती थी, तो उसमें भी हमने काम किया था। और उस दौरान नाम था चंबल के लुटेरे। हाँ, चंबल के लुटेरे। तो वहाँ भी काम किया और डकैतों से मुठभेड़ हुई वहाँ पर भी, और छतरपुर का जो जिला पड़ता है वहाँ पर। तो उसके कारण से हमें एक गैलेंट्री मेडल जो है वो प्राप्त हुआ प्रेसिडेंट की ओर से। और मेरिटोरियस सर्विस के रूप में, डिस्ट्रिक्ट सर्विस के रूप में भी अपने को एक मेडल प्राप्त हुआ है या सेवा पदक प्राप्त हुआ है। अनेक स्थानों पर जैसे वहाँ से मैं डेपुटेशन पर दिल्ली आया, और दिल्ली में भी मैं दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डेपुटेशन पर रहा। और यहाँ से फिर मैं कलकत्ता, गुवाहाटी, अरुणाचल, इन स्थानों पर मैंने काम किया है। और जब मैं भोपाल में था तब एडिशनल सेक्रेटरी होम और ओएसडी टू चीफ मिनिस्टर, इस रूप में भी मैंने कार्य किया है। तो ये पूरा कार्यकाल, और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के चीफ के रूप में भी मैंने काम किया है। तो इस रूप में मेरा अपना एक विस्तृत अनुभव है काम करने का। कानून व्यवस्था की जो भी परिस्थितियां हो सकती हैं, सभी परिस्थितियों को मैंने देखा है, झेला है, उन समस्याओं का समाधान किया है। तो इस रूप में एक विस्तृत अनुभव के साथ मैंने अपना जीवन यात्रा जो है मेरी प्रारंभ हुई है। और रिटायरमेंट के समय मैं एडिशनल ये स्पेशल डायरेक्टर के पद से मैं रिटायर हुआ 2016 में। स्पेशल डीजी, वैसे स्पेशल डायरेक्टर, उसको डीजी भी कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम। ठीक है। तो इस रूप में रिटायरमेंट कहाँ से हुए आप? लास्ट आपकी पोस्ट गृह मंत्रालय से। मैं गृह मंत्रालय में था स्पेशल डायरेक्टर। ठीक है। तो दिल्ली में ही पोस्टेड था उस समय। और उस रूप में वहाँ से किस सन में रिटायर किए हैं? 2016 में रिटायर। 2016। अब उसके बाद मैं विचार कर रहा था, देखिए राजनीति में काम करने का मेरा मन था,
पर जिस समय मैं सर्विस में था, मैं पूरी तरह सर्विस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे उसके साथ मैंने अपना काम किया है। और भगवान की कृपा ये रही कि जहाँ कहीं जो भी समस्याएं हुई, कानून व्यवस्था की जो भी परिस्थितियां हुई, वो उनका अच्छे ढंग से हम सामना कर पाए। तो जब आप पोस्टेड थे, जब आप एक आईपीएस पद पे नियुक्त थे आप, तो उसी वक्त आपको राजनीति का एक मतलब मन में आ रही थी कि नहीं, रिटायर करने के बाद राजनीति में आऊँगा, या रिटायरमेंट होने के बाद जो है सो राजनीति में आने का मन किया? देखिए, वहाँ रहते हुए मुझे कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि देश की, जैसे विशेष रूप से जब मैं दिल्ली आया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम कर रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि पार्टियां या उनकी जो सरकारें हैं, वो बहुत बार जो देश के राष्ट्रहित के जो मुद्दे होते हैं, सुरक्षा के जो मुद्दे होते हैं, उनको कई बार पार्टी हित में या वोट बैंक की राजनीति के चलते कंप्रोमाइज कर देती है। उस समय मुझे रियलाइज हुआ और बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि मैं निकट से देखता था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी जानकारी रहती थी। तो उस समय मेरे मन में कुछ लगा कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं जिसमें कि आप राष्ट्रहित को भी जो है ओवरलुक करके केवल अपना वोट बैंक या अपना जो पार्टी का हित जो है आप देखते हैं और उस ढंग से डिसीजन दिए जाते हैं। तो वहां से जो है मन में कुछ खलबली सी हुई, मन में कुछ विचार सा आने लगा कि क्या किया जाए। जब मैं रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद फिर मैंने चिंतन किया कि 1-2 साल मेरे ऐसे ही कि सामाजिक क्षेत्र में काम किया जाए और समाज सुधार का या लोगों की सेवा का काम किया जाए, ये दिमाग में चलता रहा। तो अल्टीमेटली मुझे लगा कि जो आम आदमी की समस्याएं हैं, वो राज सत्ता के माध्यम से ही उनका समाधान हो पाएगा, उपाय है। विकास तो एक अलग चीज है, परंतु आम आदमी की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, आपके लिए वो बहुत छोटी हो सकती है, ठीक है जी, परंतु उनके लिए वो बड़ी महत्वपूर्ण। उनके लिए उनके कहीं म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं पुलिस के ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं रेवेन्यू के ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं एजुकेशन के ऑफिस में जा रहे हैं, और लोग चक्कर काटते रहते हैं। सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, उनकी समस्याओं का समाधान। हाँ, आप भी इम्पोर्टेंट हैं तो आपके काम तुरंत हो जाते हैं। यदि आप गरीब हैं, आपका कहीं कुछ है नहीं, पैसा नहीं दे सकते, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। ये जो परिस्थिति देखी तो उससे दुख हुआ कि मतलब सरकारें बड़े बड़े वायदे तो करती हैं और बड़े बड़े नैरेटिव चलाती है कि हमने ये कर दिया, वो, परंतु जो आम व्यक्ति की जो समस्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और जो आम आदमी के नाम से भी आए, वो भी आकर के मैंने देखा कि उन्हें भी आम आदमी की उतनी चिंता नहीं है, वो भी कुछ दूसरा नैरेटिव जो है चलाने लगे। तो उसको लेकर के मेरे मन में ये विचार आया कि भाई, राज सत्ता एक ऐसा माध्यम है जिनसे यदि हम चाहें आम व्यक्ति की समस्याओं का समाधान, आम आदमी की समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। यहां से मेरे मन में राजनीति का एक वो रूप है जिसमें हम कहते हैं कि जी हम ये रोड बना देंगे, वो कर देंगे, हमने ये बुलेट ट्रेन चला दी। ये एक प्रोजेक्शन होता है अपना, लीडरशिप अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती है, परंतु उसके पीछे जो आम आदमी है उसकी समस्या यदि न सुनी जाए और उसे पैसा देना पड़े, उसकी तरफ आप ध्यान न दें, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसी कारण से मैं राजनीति में आया और आकर के मेरा अपना मन ये था कि जहां कहीं मुझे मौका मिलेगा मैं इन लोगों के लिए काम करूंगा। तो सर, जैसे 2016 में आप जो है सो सेवानिवृत्त हुए और रिटायर होने के बाद क्या नाम है, आपने जो है सो जो पार्टी आपका, जिस पार्टी से आप राष्ट्र निर्माण पार्टी, गाजियाबाद को ही क्यों चुना और राष्ट्र निर्माण पार्टी को ही क्यों चुना? उस पार्टी में आने से आपको क्या फायदा, क्या नफा, क्या नुकसान होने की संभावना है? देखिए, राष्ट्र निर्माण पार्टी 2011 में रजिस्टर्ड हुई थी। ठाकुर विक्रम सिंह जी हैं जो कि बहुत समाज सेवी हैं,
ऐसी जो संस्थाएं जो भारतीय संस्कृति और भारतीय जो शिक्षा परंपरा है उसकी रक्षा के लिए काम कर रही हैं, उनको वो सहायता करते रहते हैं। ऐसे जितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उनको वो आर्थिक रूप से उन संस्थाओं को, उन लोगों को वो मदद करते हैं। उनके द्वारा ये पार्टी स्थापित की गई। शुरू में बहुत काम किया गया और मेरठ क्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी काम हुआ, दिल्ली में भी काफी। इस पार्टी में कोई जीते हुए सांसद विधायक कुछ नहीं, खड़े चुनाव में जरूर हुए थे, परंतु विजय हासिल नहीं हो सकी। हाँ, 2014 में इन्होंने बीजेपी, उस समय यूपी में काफी मुस्लिम तुष्टीकरण का संघर्ष चल रहा था, वो विवाद था, और उस दौरान उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया, पर उसके फायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। नुकसान ये हुआ कि जो पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ था वो टूट के चला गया, वो टूट करके दूसरी जगह चला गया, और फिर जब आप पहुंचे तो फिर आपको परेशानी होने लगी। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ।